नमस्ते बच्चों। अनुपम साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है सेल क्या है, सेल की खोज किसने की है, सेल का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा है कि यह एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के वजह से होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। और हम लोग ने पढ़ा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। सेल ऑर्गेनेलिस होता क्या है? जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका है कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो सेल एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। इसका मतलब आपका जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन करता है वो एक सेल भी फंक्शन करता है। तो एक सेल को वो हर एक फंक्शन करने के लिए उसके अंदर में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको यह काम करने में मदद करता है। उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। उसके बारे में आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम, और आपको बताना चाहूँगा कि उसमें डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल में क्या क्या होता है? सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम्स है, गोल्गी अपैरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम है। अब आप देखिए एनिमल सेल को। ये है आपका एनिमल सेल का डायग्राम। यहाँ इसमें भी आपको मिलेगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म। तो अभी हमको जानना है कि बेसिकली हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप अगर गौर से देखें तो इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आपका प्लांट सेल में देखिए ये लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट हियर। तो यहाँ में ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि ये वैक्यूल्स जो आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ में प्लांट सेल में आपका सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये प्लांट सेल में आपका प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हमारा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब हम एक एक करके इसके अंदर में जो ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये आपका मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। इट्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉयड, कोलेस्टेरॉल एटसेट्रा। तो ये आपका फैट्स, स्टेरॉयड्स और कोलेस्ट्रॉल को बनने में मदद करता है। इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। हमारे बॉडी में जो पॉइजनस प्रोडक्ट होगा उसको ये डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। और इसमें कुछ जो प्रोटीन्स और लिपिड होते हैं ये आपका सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं।
प्रोटीन ऑल्सो सेंड टू वेरियस प्लेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन का जरूरत अलग अलग जगह पर होता है, जो ये आपका जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उसको उस जगह तक पहुंचने में मदद करता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी apparatus के बारे में। गोल्गी apparatus क्या है? It is a system of tubules and membrane bound vacuoles arranged parallel to each other in a stack called क्रिस्टेरेंस। तो ये आपका क्या है, ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स है। अरेंज होता है आपका पैरेलली, एक पैरेलल वे में अरेंज होगा और एक दूसरे के ऊपर अरेंज होगा, इसको हम लोग क्रिस्टेंस बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड एट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस हुआ उसको यहाँ में आकर ये स्टोर होता है। इसके बाद इसका ये पैक होके जहाँ में इसको जाना है वहाँ में ये उसको पहुँचाएगा। तो यहाँ में पैकिंग उसका होता है आपका, मतलब अलग अलग वेसिकल्स में वो आपका पैक हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ये आपका मटेरियल को अंदर आने या सेल से बाहर ले जाने में इसका फंक्शन है। इट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लेमिला, ये आपका मिडिल लेमिला को फॉर्म होने में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम्स के बारे में। ये लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी कभी जो हमारा सेल का जो जैसा कुछ डैमेज पार्ट है या क्या है, और अगर ये बैग अगर फट जाए तो क्या होता है, ये इसके संपर्क में जो भी आता है ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है, सेल को ख़त्म भी कर सकता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। दीज आर टाइनी लाइक ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। दे आर बॉन्डेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। अगर ये सेल के अंदर में अगर ये फट गया तो ये आपको सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज डाइजेशन, इसका मेन फंक्शन है डाइजेशन। इसके बाद ये दूसरा काम करता है, दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये हमारा वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करता है। हेल्प्स इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल, जो बाहर से कोई जो चीज़ आ गया सेल के अंदर में अनवांटेड चीज़ है, ये उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग का जो सेल में जो भी एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी का जरूरत होता है वो एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यहाँ से ही हमको एनर्जी मिलता है। तो इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका काम है आपका एनर्जी को ये करना, प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी की फॉर्म में ये प्रोड्यूस करता है, साथ में स्टोर करता है एनर्जी को। इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो ये प्लास्टिड्स जो है हमारा प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलता। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इट हैव देयर ओन डीएनए, उसका भी अपना डीएनए होता है। प्लास्टिड भी 3 किस्म के होते हैं। एक है ल्यूकोप्लास्ट, जो कलर वाइट फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। तो ये ल्यूकोप्लास्ट, ये वाइट कलर हमारा ये होता है जो आपको अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट, जिसके वजह से हम लोग का रेड, ब्राउन या अदर कलर जो आपको दिखाई देता है। और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन इन कलर फाउंड इन एरियल पार्ट, जो हमारे पेड़ के ज़्यादातर ऊपरी हिस्सा में होता है, इसलिए हम लोग को प्लांट्स जो ग्रीन कलर का नजर आता है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि इट्स कंटेंट
एक ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल कहाँ बनता है? ये क्लोरोप्लास्ट में बनता है। तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में बनता है, इसलिए उसको वो ग्रीन कलर होता है। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट में ऐसे ही आपका कलरफुल पिगमेंट बनता है, इसलिए वो कलर पार्ट्स होता है। और ल्यूकोप्लास्ट ये सिंपली वाइट कलर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? इट इज ए माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ आरएनए। राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या है? ये छोटा सा एक आपका गोल करके एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और ये क्या से बना होता है? आरएनए से बना होता है। और ये मेन हमारा बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये राइबोसोम्स जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा होता है। तो वहाँ से राइबोसोम जो आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट होगा, फिर गोल्गी एपार्टस में जाएगा, वहाँ से फिर वो पैकेट होके ट्रांसफर होगा। तो ये हम लोग ने अलग अलग जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो इतना ही था इस चैप्टर में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू।